आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। हम आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, जहां इस समय बीजेपी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों ही मंच पर हैं। सुनिए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। जिम्मेदारी बूथ अध्यक्षों की, बूथ की टीम की, पन्ना प्रमुख की, इस अभियान के साथ अगर हम आगे बढ़ गए तो 2019 में आपने महागठबंधन को पूरी तरह पछाड़ करके राजनीतिक रूप से उन्हें नेस्तनाबूद करने का काम किया था। और 2022 का चुनाव उतना चैलेंजिंग नहीं, लेकिन कुछ लोग आपको चुनौती देने के लिए जब कोई आ ही गया है, तो अखाड़े में जब कोई जबरदस्ती किसी पहलवान को चुनौती दे तो पहलवान को भी बहुत मजबूती से उसका सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। और उसी आह्वान के साथ आज यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप सबका आह्वान करने के लिए आए हैं। एक बार फिर से मैं आज के इस गोरखपुर क्षेत्र के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं इसलिए भी अभिनंदन करता हूं, ये गोरखपुर में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है ना, एम्स बन रहा है, इस एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी से 2016 में माननीय नड्डा जी ने ही कराया था। उस समय आप केंद्र में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे। आज जितने मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को जमीन पर उतारने के लिए, चाहे वहां देवरिया में देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज हो, कुशीनगर का मेडिकल कॉलेज हो, सिद्धार्थनगर में जो मेडिकल कॉलेज इस सत्र में प्रारंभ होने जा रहा है, बस्ती में महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज, ये सभी मेडिकल कॉलेज भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री रहते समय देश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में उस परिकल्पना को साकार करने का कार्य आपने किया था। और यही नहीं, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के निर्माण की कार्रवाई को भी आपने स्वयं गोरखपुर में आकर उसका शिलान्यास किया था, जिसने कोरोना के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए रामबाण साबित हुआ था। इसने उपचार का बेहतर माध्यम दिया था। इसलिए भी मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में गोरखपुर पधारने पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी बूथ अध्यक्षों का, कार्यकर्ताओं का, मैं भी आ रहा था, लंबी लाइन लगी हुई है यहां पर आने के लिए। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, मऊ से, आजमगढ़ से, बलिया से, सिद्धार्थनगर के कोने कोने से, बस्ती से, संत कबीर नगर से, महाराजगंज से, कुशीनगर। और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में चुनावी धर्म युद्ध की, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी अब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में एक शाहीन बाग बनाने की। उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान में शाहीन बाग वाली पिच तैयार करने की कोशिश हो रही है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब नागरिकता कानून का सवाल भी उठ रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव के जरिए पांव जमाने की कोशिश में लगे एआईएमआईएम के सांसद और नेता असदुद्दीन ओवैसी शाहीन बाग वाली सियासी सीरीज के अगुवा भी हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी नागरिकता कानून के खिलाफ अब मोर्चा बनाए खड़ा हो गया है। सीडब्ल्यू का कानून वापस लेना चाहिए। यूपी में चुनाव, धर्म पर राजनीतिक तनाव, जिन्ना की जयकार, सीएए पर सुलगी तकरार,
यूपी में मजहब सिखाता, चुनाव में वोट दिलाना। यूपी में धर्म के वास्ते ही वोट के रास्ते। यूपी के चुनाव में शाहीन बाग वाला अध्याय तेजी से खुल रहा है। जिन्ना के जिन पर जंग की एक पारी खत्म होते ही शाहीन बाग के पिच पर खेला शुरू हो गया है। आज आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में बिहार बंगाल के बाद यूपी में भी मुस्लिम परस्ती के चैंपियन में लगे ओवैसी ने शाहीन बाग की आत्मा में जान फूंकने का प्रयास किया है। सुनिए ओवैसी का नया विचार, जिस पर तकरार बढ़ना तय है। हम मुतालबा करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे। अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे। यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला, याद रखना। हम खुद आएंगे यहाँ पर। हम मुतालबा करते हैं कि CAA का कानून वापस लिया जाए। बर्बाद करने की पॉलिसी बनाई गई। एक ये हैं असदुद्दीन ओवैसी और दूसरे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेताओं की ये जमात, जो यूपी के इस चुनावी मौसम में CAA NRC का बीज यहाँ के मिट्टी में बोने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी और ओवैसी का बयान आया है, क्या इसमें कुछ चर्चा हो कि जिस तरह किसानों का कानून वापस लिया गया है तो क्या CAA NRC को लेकर भी सरकार की मांग की गई है? आमतौर पर बोर्ड का फोकस वो पर्सनल लॉ, सोशल इश्यूज पर होता है। तो और दूसरी बात ये कि CAA NRC के सिलसिले में जो हमारी अलग अलग संस्थाएं हैं उनके तरफ से मुतालबा किया गया है, उसको रिपीट करने की जरूरत महसूस नहीं चर्चा हुई बोर्ड में नहीं, चूंकि वो चीज इस्टेब्लिश है इसलिए उससे चर्चा नहीं की। 2 दिनों से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेता कानपुर में जमे थे। मुस्लिम समाज के सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर मंथन कर रहे थे। शायद इन्हें लगा कि चुनावी दहलीज पर खड़े उत्तर प्रदेश में CAA वाली दस्तक देने का सबसे सही वक्त और मौका यही है। कृषि कानूनों की वापसी के मोदी सरकार के फैसले के बाद शायद हौसला अफजाई भी हुई हो। मुस्लिम नेताओं की CAA वापसी वाली मांग ने अचानक रफ्तार पकड़ ली है। नजरिया ये है और हम ये समझते हैं कि चूंकि जनता की ताकत हर ताकत से मुल्क की, चाहे वो असेंबली की हो या पार्लियामेंट की हो, जनता की ताकत उससे ज़्यादा भारी और भरकम ताकत है। इसलिए मुसलमानों के सिलसिले के अंदर भी इस बिल को वापस लिया जाए जो वो बना रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से भारत की सरकार ने और हमारे वजीर आज़म ने किसानों के हुकूक को मद्देनज़र रखते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की है, हम इसका इस्तकबाल करते हैं। और हम वजीर आज़म से ये गुजारिश करते हैं कि CAA और NRC के नाम पर जो काला कानून पास किया गया है उसको भी कहीं न कहीं वापस लेने की ज़रूरत है। इसलिए कि ये कानून हमारे मुल्क के संविधान के ख़िलाफ़ है, दस्तूर के ख़िलाफ़ है और बड़े पैमाने पर मजहब की बुनियाद पर तफरीक करने वाला कानून है। लेकिन मोदी के मंत्री कहते हैं कि कोई किसी किस्म की गफलत में न रहे। कृषि कानूनों पर कदम वापसी को सरकार की कमजोरी न समझी जाए। एक सियासत की शोशेबाजी शुरू हुई है। कोई कहने लगा है कि नागरिकता कानून को वापस लेना चाहिए, कोई कहने लगा है कि 370 खत्म किया जाना चाहिए। ये वो लोग हैं जो लोग की इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि नागरिकता कानून किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं, बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, जिनके साथ जुल्म हो रहा है, उनको नागरिकता देने के लिए। यानी कि एहसास सरकार को भी है कि CAA NRC और अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दों पर विचारों की घर वापसी जरूर होगी। और फिर संसद का शीतकालीन सत्र भी तो सामने है। यानी एक नई लड़ाई की भरी पूरी गुंजाइश बनती दिख रही है। बाराबंकी से रेहान मुस्तफा, कानपुर से रंजय सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना पर जो जंग आगे बढ़ी थी, वो अब नागरिकता कानून, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NRC के मोर्चे पर और आगे बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी इसके अगुवा है। जब ओवैसी के बारे में राकेश टिकैत किसान नेता से सवाल किया गया तो उन्होंने किस तरह से तंज कसा, आप खुद देखिए। यहां पर आप क्या कहने जा रहे हैं? यहाँ पे कहने को जा रहे हैं, चौकस रखना, ये जाति धर्म
और जिन्ना में उड़ जाएंगे। हमको किसान मजदूर बने रहना है, ये कहेंगे। भारत को यूनिफॉर्म सिविल और एनआरसी की भी बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि पर्सनल लॉ बोर्ड वाले हिंदुस्तान के अंदर घरों घरों में शरीयत के कानून लागू किए हुए हैं। इनकी दुकानें बंद होनी चाहिए। ये पूरे देश में कट्टरता फैला रहे हैं, और जब एनआरसी लागू होगा तो वो लोग जो घुसपैठिए हैं और उनके मुखिया, वो मुल्ले जो ज्यादातर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं, उनको कुरान मजीद जिसके जरिए वो आतंक की शिक्षा दे रहे हैं हिंदुस्तान के बच्चों को, अपनी बगल में दबाकर किसी दूसरे मुल्क में शरण लेने के लिए जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश चुनाव में जिन्नावाले प्रकरण पर आपने भरपूर एक्शन देखा। अब मुस्लिम संगठनों ने धर्म परिवर्तन और समान नागरिकता संहिता का सवाल उठाया है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धर्म परिवर्तन के नाम पर मुसलमानों को प्रताड़ित करने पर चिंता जताई है। साथ ही सिविल कोड के विरोध में भी अब आवाज धीरे धीरे बुलंद हो रही है। अखिलेश यादव की बड़ी पूंजी है मुलायम सिंह की मौजूदगी की। वो मुलायम जिनके नाम और चेहरे पर समाजवादी सियासत के सारे समीकरण बनते रहे हैं। वो मुलायम जिनके भरोसे मुसलमानों के थोक वोट समाजवादी पार्टी को मिलते रहे हैं। लेकिन अब मुलायम न वो मुलायम रहे, न वो पार्टी पहले वाली पार्टी रही, और न चुनावी चुनौती ही पहली वाली रही। इसलिए अखिलेश को जिन्ना गान का दांव चलना पड़ा। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। के जेम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जेम चाहिए या समाजवादी पार्टी का चाहिए? ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं करते। जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे। वैसे तो धर्म और राजनीति का रिश्ता अटूट है, लेकिन यूपी में तो कुछ खास ही जुगलबंदी है। एक तरफ से सुर उठा नहीं कि सरगम पूरा होते देर नहीं लगती, किस्म किस्म के धुन बजने लगते हैं। जिन्ना प्रकरण पर राजनीतिक चढ़ाई लड़ाई का एक चैप्टर खत्म होते ही धर्म पर नया धुआंधार शुरू हुआ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सिविल कोड का सवाल सुलगा दिया है। हमने ये मुतालबा किया है, ये डिमांड की है कि किसी भी ग्रोह के, हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी तबके हैं, जितने भी समुदाय हैं, उनके जो राइट्स हैं उसमें हुकूमत को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और जितने भी तबकात हैं, जितने भी ग्रोह हैं, जितने भी कल्चरल ग्रोह हैं, रिलीजियस ग्रोह हैं, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 44 इस बात का उपबंध करता है कि भारत की सरकार इस देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने का काम करे। इस देश में सबके लिए एक तरह के, एक बराबर के कानून होने चाहिए। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कुछ मसलों पर सरिया कानून चाहिए होता है। लेकिन जब दंडात्मक विधियों के बारे में कहा जाए तब उन्हें सरिया कानून नहीं चाहिए। जो सरिया कानून ये प्रावधान करता है कि चोरी किए जाने पर हाथ काट लिए जाएं, ऐसे मसलों पर अगर सरिया कानून की वकालत करते तो बेहतर होता। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव का 83वां जन्मदिन है और उत्तर प्रदेश में चुनाव भी करीब है। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन को बहुत धूमधाम से मनाया। मुलायम सिंह नेताओं से, कार्यकर्ताओं से घुल मिलकर मिले भी और यह वायदा भी किया कि आम लोगों के सम्मान की लड़ाई जारी रहेगी।
मुलायम यादव जिंदाबाद, जवानों के लबों पर है मुलायम यादव जिंदाबाद। 83 की उम्र में भी मुलायम होने के क्या मायने हैं, ये इन तस्वीरों से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अखिलेश के सामने चुनावी परीक्षा है, सामने आग का एक दरिया है जिसे बिना डूबे पार करना है। तो पतवार के तौर पर किस पर एतबार हुआ है, ये भी देखिए। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के जन्म दिवस का मौका, विभिन्न कार्यक्रम, बैंड बाजे, सारे इस वक्त समाजवादी पार्टी के ऑफिस के आसपास आप देख सकते हैं कि मुलायम। दिल्ली में महिलाओं की बसों के अंदर टिकट मुफ्त है। हमें देखा देखी कैप्टन साहब ने भी करी थी, लेकिन कैप्टन साहब ने सरकारी बसों की करी, प्राइवेट की नहीं करी। जब मैंने वो बसें फ्री करी, 150 करोड़ का खर्चा आया। उसी टाइम गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपने लिए प्राइवेट इस्तेमाल के लिए एक हवाई जहाज खरीदा 190 करोड़ रुपए का। उन्होंने अपने लिए प्राइवेट हवाई जहाज खरीदा 190 करोड़ का। मैंने अपने लिए हवाई जहाज नहीं खरीदा। आज भी मैं जो सबके लिए हवाई जहाज होता है उसी से आता हूं, गाड़ी से इधर आया हूं। एक एक मुख्यमंत्री के पास 3-3, 4-4 हवाई जहाज हैं। मैंने अपने लिए हवाई जहाज खरीदा 150 करोड़ रुपए में। मैंने दिल्ली की सारी महिलाओं की बसें फ्री कर दी। तो आपके लिए ये हम लागू करेंगे। पैसे की चिंता मत करना। ये सारे कहेंगे पैसा कहां से आएगा। एक ही बात कहूंगा, बड़ी सोच समझ के मैं वादा करता हूं, लेकिन केजरीवाल जो कहता है वो करता है। मैं हवा में बात नहीं करता। अब एक जिम्मेदारी आप सब लोगों की, ये वाला चुनाव पंजाब का भविष्य बदल सकता है। दिल्ली के बारे में आप सब लोग जानते हो। दिल्ली के बारे में आप पंजाब का बच्चा जानता है, कैसे दिल्ली में स्कूल अच्छे हो गए, अस्पताल अच्छे हो गए, सड़कें अच्छी हो गई, मोहल्ला क्लिनिक बन गए, बसें अच्छी हो गई, पानी अच्छा हो गया, बिजली मुफ्त हो गई, बिजली 24 घंटे, इतना काम हो गया दिल्ली के अंदर। पंजाब में भी हो सकता है, पंजाब में भी हम कर सकते हैं। ये वाला चुनाव हम सब लोगों को मिलकर लड़ना है, और ये वाला चुनाव महिलाओं को लड़ना है, आप सब लोगों को लड़ना है। जैसे अभी एक बहन ने कहा, अभी तक घर में क्या होता था, चुनाव के 1-2 दिन पहले पिताजी सबको बुलाते थे घर में, हाँ भाई सारे जने फलानी पार्टी को वोट दे के आना। सारी हाथ जोड़ के हाँ जी सब दे के आएंगे। या पति कहते थे पत्नी को कि भाई इसको वोट देनी है, पत्नी मान जाती थी बेचारी। इस बार घर के अंदर महिलाएं तय करेंगी कि वोट किसको देना है। महिलाएं अपनी वोट तो देंगी कि नहीं देंगी? अपनी वोट तो देंगी, लेकिन हर महिला को जिम्मेदारी लेनी है कि घर के अंदर हर पुरुष को मनाना है। उनको मनाना है कि देखो पंजाब जिस भी पार्टी को, अपने पति को, अपने पिताजी को, अपने बेटे को, उसको बोलना, बच्चे अपने पति को बोलना, जी आपकी जो मर्जी पार्टी हो, हमें आपकी पार्टी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन इस बार एक मौका केजरीवाल को देके देखो, भविष्य बदल जाएगा। एक और बहुत जरूरी बात है, मैं पिछले कुछ दिन से देख रहा हूं, आजकल पंजाब में एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। मैं जो भी पंजाब में आके वादा करके जाता हूं, वो 2 दिन बाद वही बोल देता है। करता नहीं है, नकली है। मैं आया पंजाब में, मैंने कहा हम बिजली फ्री करेंगे, 2 दिन बाद कहता है बिजली फ्री कर दी।
यहां इतनी महिलाएं बैठी है, जिस जिसकी बिजली का बिल 0 आया है हाथ खड़े कर दो। किसी का बिजली का बिल 0 आया? अभी उनका लुधियाना में भाषण चल रहा था, मैं और भगवंत देख रहे थे उसको। वहां कहता है कि पंजाब में हमने 400 यूनिट बिजली फ्री कर दी। मैं पूरे पंजाब के लोगों से जानना चाहता हूं, अगर पूरे पंजाब में एक भी आदमी का 0 बिजली का बिल आया हो तो मेरे को बता दो। पूरे देश में बिजली का बिल 0 एक ही आदमी कर सकता है, केजरीवाल, और किसी को करना नहीं आता। बिजली का बिल 0 करना किसी को नहीं आता, केवल केजरीवाल आपके बिजली के बिल 0 कर सकता है। तो उस नकली केजरीवाल से बच के रहना। फिर मैं पंजाब में आया एक दिन, मैंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी, हम 15,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हमने दिल्ली में भी मोहल्ला क्लिनिक बनाए। उस नकली केजरीवाल ने कहा मैं भी मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बना एक भी मोहल्ला क्लिनिक? एक मोहल्ला क्लिनिक बनाने में 10 दिन लगते हैं। मैंने बनाए हैं, 20 लाख रुपए लगते हैं और 10 दिन लगते हैं एक मोहल्ला क्लिनिक बनाने में। अब तो 2 महीने हो गए, कम से कम 20 मोहल्ला क्लिनिक ही बना देते। एक ही बना देते, चलो दिखाने के लिए बना देते, भाई मैंने भी बना दिया। एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाया। नकली है ना। नकली केजरीवाल को मोहल्ला क्लिनिक बनाना नहीं आता। मोहल्ला क्लिनिक तो केजरीवाल, असली केजरीवाल ही बना सकता है। आज अभी बता रहे हैं भगवंत जी, मेरी अभी 4 बजे मैं यहां से लुधियाना जा रहा हूं। 4 बजे मेरी ऑटो रिक्शा वालों से मीटिंग है। ये मेरी मीटिंग 10 दिन पहले तय हो गई थी। उनको पता चल गया कि आज ऑटो रिक्शा, आज सवेरे सवेरे ऑटो रिक्शा वालों के दफ्तर पहुंच गए। वहां पे डर अच्छा है। अगर ये डर बना रहे तो ये सारे कुछ तो काम करेंगे। नहीं, डरना जरूरी है। तो ये नकली केजरीवाल से बच के रहना। ये खूब वादे करेंगे। और चलिए अब आपको मोगा पंजाब से ले चलते हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश और सुनते हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को। लेकिन भारत में यही टीका 2006 और 7 में आया, जब योगी जी ने संसद में विषय को उठाया, तब जाकर के इसका इलाज शुरू हुआ। इस बात को समझना चाहिए। टेटनस का टीका 1924-25 में आ गया था, भारत में 1948 में आया, लेकिन भारत के स्वास्थ्य के कार्यक्रम में 1978 में इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन अगर कोरोना आया तो कोरोना का पहला मरीज जनवरी महीने में पकड़ाया था, वो ध्यान में आया था भारत में। और 2020 के अप्रैल में मोदी जी ने हाई पावर कमेटी बना करके वैक्सीन का काम शुरू कर दिया और 9 महीने के अंदर पहली बार भारत में एक नहीं 2 कोरोना के वैक्सीन भारत में उपलब्ध कराए और भारत की जनता को दिया। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि 1,16,00,000 लोगों को 116 करोड़ लोगों को इसका टीका लग चुका है। और इसके साथ साथ फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के लिए पूरी तीव्र गति से काम चल रहा है। और मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 14,54,00,000 लोगों को देश में सबसे ज्यादा टीकाकरण हुआ तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। इस बात को आपको समझना चाहिए। ये कोरोना की लड़ाई लड़ी गई है, ये भारत है। पहले भारत मांगता था टीका दे दो दे दो दे दो। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत कह रहा है हम अपने लिए तो टीका से युक्त हो ही गए हैं और कोरोना से मुक्त की ओर आगे बढ़े हैं, अब तुम भी टीका हमसे ले लो ले लो ले लो। दुनिया को हम टीका दे रहे हैं। हमारे राष्ट्र अलग अलग देश मांग रहे हैं और हम उनको टीकाकरण के लिए हम उनको पूरा का पूरा सहयोग कर रहे हैं। मित्रों,
याद करो अभी चुनाव में लोगों को बताना, जब मोदी जी कह रहे थे कि मैं तुमको एक नहीं दो टीका दे रहा हूं, आप कोरोना से मुक्त हो जाइए, तो उस समय आपके यहां के नेता बोल रहे थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी की वैक्सीन है। अब किसकी वैक्सीन लगा के घूम रहे हो? तुमको भी मोदी वैक्सीन ही लगी है, तुमको भी बीजेपी की वैक्सीन लगी है। और जल्दी आपकी टोपी भी लाल से केसरिया होने वाली है, इसकी आपको चिंता करनी चाहिए। मित्रों, ये क्या राजनीति है? ऐसे लोग जो देश के साथ भ्रमित करने का काम करते हैं, उनको अगर सबक सिखाने का मौका आता है तो चुनाव का मौका आता है। जनता का आह्वान कीजिए कि कमल के बटन पर अंगुली दबा करके नए भारत के निर्माण में योगी जी के साथ और मोदी जी का साथ देते हुए आगे बढ़ने के लिए हम काम में जुटे। मित्रों, आप जब चुनाव में जाएंगे तो आप गौरव के साथ कह सकते हैं कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिन्होंने धारा 370 को मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति ने धाराशाही कर दिया है और भारत का अभिन्न अंग कश्मीर को आगे बढ़ाने का काम किया। आप गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि करोड़ों की संख्या में हमारी महिला बहन जिनके साथ अन्याय हो रहा था, उनको आपने ट्रिपल तलाक से उनको मुक्ति दिलाई है। आप गौरव के साथ ये कह सकते हैं पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं है, बांग्लादेश में ट्रिपल तलाक नहीं है, अफगानिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं है, सीरिया में ट्रिपल तलाक नहीं है, इंडोनेशिया में ट्रिपल तलाक नहीं है। ये भारत में ही ट्रिपल तलाक चल रहा था। इसको समाप्त करने का काम किया तो मोदी जी की इच्छा शक्ति ने किया है, इस बात को हमको ध्यान में रखना है। और यहां योगी जी बैठे हैं, हम सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में वर्षों से चला आ रहा राम मंदिर का मामला, उसको न्यायालय के सम्मुख उनके फैसले के माध्यम से और शिलान्यास करके प्रधानमंत्री जी ने अब एक भव्य राम मंदिर का निर्माण का काम चल रहा है। इसको भी हमको समझना चाहिए, इसको भी हमको ध्यान रखना। काम करने वाली सरकारें कैसी होती हैं, ये इसका जीता जागता प्रमाण है। और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि चाहे वो हमारे गरीब लोगों की योजना के लिए काम करने वाली योजनाएं हों, चाहे अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने की बात हो, इसको पूरा करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की और योगी जी की डबल इंजन की सरकार ने पूरा किया है। इसको हमको ध्यान में रखना है। किसान आंदोलन की बात करते हैं और किसान के बारे में बात करते हैं। मित्रों, बहुत से किसान नेता के नाम पर जाने गए, लेकिन जो काम किसान के लिए किया वह काम मोदी जी के बराबर का किसी किसान नेता ने नहीं किया। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। 2014 में 20,000 का बजट होता था, 20,000 करोड़ का बजट, आज 1,23,000 करोड़ का किसान का बजट है, एग्रीकल्चर का बजट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 153 करोड़ रुपए 10 किस्तों में 2-2 हजार रुपए 10 करोड़ किसान को पहुंचाने का काम किया तो किसी ने नहीं किया, वो मोदी जी की सरकार ने किया है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में 2,54,00,000 किसानों को 10 किस्तों में किसान की सम्मान निधि पहुंचाई गई है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। 2,400 रुपए की खाद की बोरी मोदी जी ने 1,200 रुपए में आपको पहुंचाई है। यानी एक बोरी अगर लेने जाते थे, आज एक बोरी मुफ्त की लेकर के आओ, मोदी जी के नाम पर लेकर के आओ। इस बात को समझना चाहिए। कोरोना में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ जनता को मार्च महीने से लेकर के छठ और दिवाली तक
राशन पहुंचाने का काम किया है तो मोदी योगी की सरकार ने किया, यह हमको समझना चाहिए। कोरोना के काल में किसी को भूखा नहीं रहने दिया, यह बात जनता जानती है अच्छे से। उसको फिर से याद दिलाने की आवश्यकता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप याद दिलाएंगे। मित्रों, आदरणीय योगी जी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बारे में बात कर रहे थे। मित्रों, मैं आपको जरूर इस बात को बताना चाहता हूं, कहना बड़ा आसान है लेकिन सपनों को धरती पर उतारना बड़ा मुश्किल है। मुझे खुशी होती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे 2014 में स्वास्थ्य मंत्री बनाया था। मेरे मन में प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने मुझसे पूछा था, नड्डा, ये सारे लोग दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में क्यों आते हैं? मैंने कहा, इसलिए कि चाहे गोरखपुर हो, चाहे पटना हो, चाहे भुवनेश्वर हो, चाहे लखनऊ हो, बीच में कोई भी स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, इसलिए सीधे लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि हम चाहेंगे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनने चाहिए। और आपको जानकर के खुशी होगी कि पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नहीं 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भारत को दिया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा योगी जी को, और आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। मैं आज एयरपोर्ट से आ रहा था, बार बार मैं देखता हूं, पहले उसके बाउंड्री वॉल बन रहा था, आज उसकी बिल्डिंग बन करके तैयार है, आज ओपीडी चालू हो गई है और जनवरी महीने में प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन भी करेंगे और आपको समर्पित करेंगे ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। अब आप गांव-गांव में जाकर बताइए, आपको नेपाल की तराई में रहने वाले लोगों को, मऊ के लोगों को, पड़ोसी राज्यों को, आपको अब दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। आपका इलाज सस्ता, टिकाऊ और अच्छा इलाज गोरखपुर में हो जाएगा। इस बात के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, ये नेता की नीयत का नतीजा है। सही नेता आता है तो सही फैसला होता है। आज यहां जगदंबिका पाल जी बैठे हैं, हमारे हरीश द्विवेदी जी बैठे हैं, हमारे विजय दुबे जी बैठे हैं। पूछिए, आपने कभी सोचा था कि कभी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज मिलेगा? कभी आपने सोचा था कि बस्ती में मेडिकल कॉलेज मिलेगा? कभी आपने सोचा था कि दिल्ली आप पर इतनी मेहरबान हो जाएगी कि एक एक किस्त में 250 करोड़ रुपए देगी एक एक हॉस्पिटल बनाने के लिए? और कभी आपने सोचा था कि हरीश द्विवेदी कहेंगे, विजय दुबे कहेंगे कि हमें जरा सा एयरपोर्ट की स्ट्रिप बढ़ा दो, तो उनको उत्तर मिलेगा कि हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे रहे हैं? यह परिस्थितियां आकर के खड़ी है। एक बदलता भारत, एक बदलता उत्तर प्रदेश, इसकी तस्वीर हम देख रहे हैं। हमारे कुछ लोग कहते थे, देश बदल रहा है क्या, प्रदेश बदल रहा है क्या? मित्रों, देश तो बदल रहा है। अब तो देश के बारे में दुनिया कहने लगी है कि अगर हमको दृष्टि और दिशा मिलेगी तो दिशा और दृष्टि देने में भारत अग्रणी भूमिका अदा करेगा और मोदी जी इस बात का नेतृत्व करेंगे। ये बात हम जानते हैं। आज हम आए योगी जी के साथ तो 4 लेन सड़क, मैंने कहा मोदी जी ये तो सिंगल लेन होती थी। बोले गए वो जमाने, अब 4 लेन 6 लेन, पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे, एक के बाद एक विकास की नई गाथा, नई कहानियां। आने वाले समय में काशी पे भी, वहां पर काशी कॉरिडोर का भी, उसका भी श्री गणेश होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। एक से एक विकास की योजनाएं बन रही हैं, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और अगर मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं तो यही उत्तर प्रदेश था। सूर्यास्त और सूर्यास्त के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी वहीं का वहीं ठहर जाता था। बहु बेटियां सुरक्षित नहीं थी।
कभी किसी का राज आया, कभी किसी राज का राज आया, कभी किसी जाति और वर्ग विशेष के लोगों ने अपने तरीके से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया, कभी किसी राज्य में किसी वर्ग विशेष ने अपने तरीके से राज्य को लेने का प्रयास किया। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर अब यहां पर जो दंडनाते थे वो दरिंदे अब कोर्ट में जाकर अपील करते हैं कि मुझे जेल के अंदर डाल दो या मुझे प्रदेश छोड़ने के लिए इजाजत दे दो ताकि हम यहां से छुट्टी पाए। ये परिवर्तन योगी जी लेकर के आए हैं, लेकिन योगी जी को यहां तक पहुंचाने के लिए आप सब लोगों ने, करोड़ों लोगों ने अपनी उंगली से कमल के निशान को बटन दबाकर यह फैसला लिया है। इस बात को समझना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, उंगली सही जगह पड़े इसकी चिंता करना प्रजातंत्र में बहुत जरूरी है। गलत जगह पड़ जाए तो जिन्ना याद आता है, सही जगह पड़ जाए तो राष्ट्रभक्त आगे खड़े हो जाते हैं और देश को आगे बढ़ा ले जाते हैं। इस बात को समझना चाहिए। इसलिए मित्रों,